नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जानते हैं साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के एक महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। साथियों, केंद्र स्तर पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो केंद्र सरकार को होती है। विधि बनाने की शक्ति जो होती है, विधि बनाने की शक्ति किसको होती है? केंद्र सरकार को होती है। और जब कभी यह विधि नागरिकों के अधिकारों को न्यून करती है या यह विधि व्यापक स्तर पर प्रभाव डालती है, तो इस विधि को सुप्रीम कोर्ट में अर्थात उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है। तो इस चुनौती, जब उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है विधि को, तो उच्चतम न्यायालय इसकी व्याख्या करता है और तब केंद्र सरकार अपना पक्ष रखती है। केंद्र सरकार अपना पक्ष अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी के माध्यम से अपना पक्ष रखती है। कहाँ रखती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों, इसीलिए जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अर्थात लॉ ऑफिसर होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सरकार की सिफारिश के आधार पर। तो नियुक्ति महान्यायवादी की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथियों, मैंने पहले लिख दिया क्योंकि इससे वीडियो छोटी बनेगी और समय की बचत होगी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा और सरकार की सिफारिश के आधार पर। किसके आधार पर? सरकार की सिफारिश के आधार पर। सरकार की सिफारिश के आधार पर। अब राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेंगे? उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो साथियों, जो भी व्यक्ति भारत के महान्यायवादी बनेगा उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता धारण करना अनिवार्य है। अर्थात जो भी व्यक्ति भारत का न्यायवादी के तौर पर नियुक्त होगा उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्यता धारण करनी होगी, या ऐसे व्यक्ति को ही उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश नियुक्त हो सकता हो, ऐसे व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। अब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है। न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता होनी चाहिए वह किसी हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो। और दूसरी है या किसी उच्च न्यायालय अर्थात एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो,
वकालत का अनुभव हो, वकालत का अनुभव हो। और तीसरा है राष्ट्रपति की दृष्टि में कानूनी जानकार हो, कानूनी विशेषज्ञ हो, कानूनी विशेषज्ञ हो। और एक और है, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तो साथियों, भारत का महान्यायवादी वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय के, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो, एक या एक से अधिक, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानूनी विशेषज्ञ हो। तो साथियों, इसमें एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। और इन तीनों में से किसी एक की योग्यता वह रखता हो, तब उसे भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया जा सकता है। तो अगला है, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो साथियों, महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। तो इनका कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। अर्थात जो भारत के महान्यायवादी होंगे और अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति का जब तक उन पर विश्वास बना रहे तब तक ही वो अपने पद पर बने रहेंगे। और जिस दिन उनका विश्वास टूट जाएगा राष्ट्रपति का, उस दिन इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इनको हटा दिया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है सरकार क्योंकि राष्ट्रपति सरकार की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं, और जो सरकार होगी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इनको हटा दिया जाएगा। और दूसरा है, यह जब कभी खुद महान्यायवादी का पद त्यागना चाहे तब ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो साथियों, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। 2 आधारों पर इन्हें हटाया जा सकता है। एक तो सरकार या राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं, दूसरा ये खुद त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर इन्हें ये हट सकते हैं। अब अगला है, इनको वेतन कितना मिलता है या पारिश्रमिक कितना मिलता है। तो राष्ट्रपति जितना निर्धारित करेंगे उतना ही इनको वेतन मिलेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक इन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि संविधान में इसकी कोई संविधान में कहीं पर इनका उल्लेख नहीं किया गया है इसका कि महान्यायवादी को इतना वेतन या पारिश्रमिक मिलेगा। तो साथियों, अब जानते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। इनके कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य है इनका, महान्यायवादी का, भारत सरकार को सलाह देना विधि संबंधी मामलों में। क्या कार्य है? भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देना, विधि संबंधी मामलों में। और दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप के अन्य जो कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्य, जो भी कर्तव्य समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे जाएंगे, वो कार्य वो करेंगे, उन कर्तव्य को वो पूरा करेंगे। तीसरा है, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्य, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्य। वो कृत्य क्या क्या होंगे? जब कभी राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से
सलाह लेते हैं तो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? महान्यायवादी करते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? महान्यायवादी। दूसरा है उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पेश होते हैं। जब कभी ऐसी कानूनी पेचीदगियां आ जाती है जिसमें भारत सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ता है तो इसमें महान्यायवादी ही भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, पेश होते हैं। और तीसरा है सुनवाई का अधिकार, उन्हें भारत सरकार से संबंधित सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त है। तो अगला है इनकी इस अधिकार क्या हैं और शक्तियां क्या क्या होती हैं। अधिकार और शक्तियां। तो पहला है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है इन्हें। किसमें? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 76(3) के अनुसार। और दूसरा है संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद की किसी समिति में जिसके वह सदस्य हैं उसमें उसकी कार्रवाई में भाग लेने या बोलने का अधिकार है। लेकिन साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं। वोट देने का अधिकार नहीं है। किसी भी सदन में, संसद के लोकसभा या राज्यसभा और इन राज्यसभा या लोकसभा की किसी समिति में भाग लेने या बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह संसद के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला है कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे अनुच्छेद 105(4) के अनुसार। साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(4) के अनुसार महान्यायवादी को, जो संसद सदस्य को उन्मुक्तियां अर्थात छूट और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, वो सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी को भी प्राप्त हैं। तो साथियों अब जानते हैं, कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो कौन होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? अर्थात भारत के महाधिवक्ता। तो साथियों भारत के महाधिवक्ता भारत के महाधिवक्ता अर्थात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो होते हैं ये महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सहायता के लिए होते हैं। इनके सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, ये इनके सहायक होते हैं, सहायक। और भारत के महाधिवक्ता के बारे में संविधान में कहीं भी उपबंध नहीं है। भारत के महाधिवक्ता के बारे में संविधान में कहीं भी उपबंध नहीं है, अर्थात यह एक वैधानिक पद है, स्टैट्यूटरी पद है। अर्थात भारत के महाधिवक्ता अर्थात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है वह संवैधानिक नहीं है, वह वैधानिक पद है अर्थात स्टैट्यूटरी पद है। और जो महान्यायवादी का पद है यह
संवैधानिक पद है, क्योंकि अनुच्छेद 76 में भारतीय महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। और एक और होते हैं अपर भारत के अपर महाधिवक्ता भारत के अपर महाधिवक्ता अर्थात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी साथियों वैधानिक पद है। ये भी क्या है? वैधानिक पद है। ये भी वैधानिक पद है अर्थात स्टैट्यूटरी पद है। और संवैधानिक पद नहीं है। और ये भारत के महाधिवक्ता के सहायक होते हैं, उनकी सहायता के लिए होते हैं, क्योंकि भारत सरकार के कई कार्य होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होते हैं। और इसलिए भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए इन दो पदों का सृजन किया गया, भारत के महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता का। और ये दोनों पद असंवैधानिक है, अर्थात इनका जो है ये पद संवैधानिक नहीं है और ये पद वैधानिक है। क्या है? वैधानिक है, वैधानिक है। तो साथियों, आज हमने जाना भारत के महान्यायवादी के बारे में। थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।